हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की। यस, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। हमने बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेजी से हिस्ट्री का पोर्शन कवर किया एंड बहुत अच्छे रिव्यूज आए मुझे हिस्ट्री वीडियोस के। उसी की वजह से इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ to go on with all the subjects. So thank you so much for supporting me, thank you so much for liking the videos, thank you so much for sharing the videos. And last chapter है हमारा हेरिटेज मैनेजमेंट। हमने एक तरह से जो पूरा हिस्ट्री में जो देखा अलग अलग, इस बार का हिस्ट्री बहुत आपका, ये जो नई बुक जो आई है आपकी, उसके हिसाब से हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। एंड मैंने बहुत कोशिश की आपको उसमें और इंटरेस्ट जगाने की। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि उनको बहुत ज्यादा अब हिस्ट्री अच्छा लगने लगा है। सो ये ओवरऑल एंड जो है हमारा हेरिटेज मैनेजमेंट टॉपिक जो है, उसके अंदर हिस्ट्री को कैसे हमें बचा के रखना है, कैसे उसमें से अलग अलग फील्ड डेवलप जो हमने देखी हो रही है, उसमें कैसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, उसमें और आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड कैसे आप आपके इंटरेस्ट को, आपके क्यूरियोसिटी को और आगे लेके जा सकते हो, साथ साथ हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हो, हिस्ट्री को कंजर्व कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। तो उसी के बारे में ये जो हमारी हेरिटेज है, ये जो हम कैरी करके आ रहे हैं हमारी पास्ट को, हिस्ट्री को, उसे कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो चैप्टर बहुत ही डिटेल्ड है। चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा एक तरह से जैसे हम विकिपीडिया पेज, आप पता होगा आपको विकिपीडिया पेज क्या होता है, फैक्ट फाइल जैसे होती है एक, वैसा है पूरा चैप्टर। एंड कुछ इसमें कोई स्टोरी टाइप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन टाइप आपको ज्यादा इसमें मिलेगा। सो बहुत सारे नेम्स आने वाले हैं, बहुत सारे टेक्निकली जो बेसिकली म्यूजियम्स के नाम है, लाइब्रेरीज के नाम है, अलग अलग किताबों के नाम है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे आने वाले हैं ऐसे जो आप पहली बार पढ़ोगे। सो वो सारे वर्ड्स से कंफ्यूज मत होना, वो सारे परेशान मत होना। बच्चों की आदत होती है जब ऐसे वर्ड्स आ जाते बहुत सारे, तो वो पहले से जब उन्हें नाम याद रखने पड़ते सारे राइटर्स एंड बुक्स के, तो बच्चे ऑलरेडी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो लास्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इधर आके अब उसको लाइक गिव अप मत कर देना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक अच्छी लिस्ट बनाना, जो भी नाम है, बुक्स के नाम है, राइटर्स के नाम है, लिस्ट बनाना और उसको एक सॉर्टेड वे में ऑर्गेनाइज करके पढ़ना। तो जरूर आपको हेल्प होगी, जरूर आपको ये इजी लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको एसएससी के बहुत प्यारे वीडियोस मिलेंगे। एंड दैट्स ऑल। एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, हेरिटेज मैनेजमेंट हमारा 9th चैप्टर देख सकते हैं। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 चार पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होती है। तो हमारे लिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ओरल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, तो वो हमारे लिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, उसे कैसे संभाला जाए, ताकि वो हम आगे वाली जनरेशन को पास ऑन कर सके। तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। लेट मी थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ओके, the sources of history and all the history books that are available today are the results of diligent work of several historians. His institutes like libraries, museums, and archives preserve these precious historical heritage. They choose important specimens from the heritage collection and exhibit them. They also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, पोस्टर्स एटसेट्रा। तो अब एकदम मस्त एक पैराग्राफ में पूरा जो हम चैप्टर में करने वाले, वो पूरा लोग ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के वजह से जितनी भी हमें हिस्ट्री बुक से आज जो भी अवेलेबल है, आज जो भी मटेरियल अवेलेबल है, वो सारा बहुत ही ज्यादा डिलिजेंट वर्क, बहुत ही ज्यादा मेहनत का फल है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का, बहुत सारे लोगों का मिलके।
इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, आर्काइव्स, आर्काइव मतलब क्या है हम लोग देख चुके पहले भी। सो ये सारे लोग बहुत मदद करते हैं टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दिस हिस्टोरिकल हेरिटेज। एंड उसी में से हम सिलेक्टेड स्पेसिमेंट्स को एग्जिबिट करते हैं, यानी कि म्यूजियम्स में लोगों के लिए देखने के लिए रखते हैं। सो ये एग्जिबिट करना होता है, लोग कलेक्ट करते हैं ये सारी चीजें प्राइवेटली एंड पब्लिकली, उसे डिस्प्ले करते हैं। बाद में लोग इसके ऊपर रिसर्च जर्नल्स लिखते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स छापते हैं, बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं। सो ये सारी चीजें होती है regarding heritage management. The documents and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatments for their conservation and preservation. Those documents and artifacts are made available to researchers as well as and whenever necessary. Libraries conserve, preserve and manage the books. तो जो आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हम एग्जिबिट लाइक ओपनली नहीं कर सकते हैं, जिसे प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छी तरह से पहले उसके ऊपर जो भी टेस्ट करना है, जो भी उसे ट्रीटमेंट देना है, केमिकली उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीज उसके ऊपर करनी है, वो करने के बाद हम उसे म्यूजियम में डिस्प्ले पे रखते हैं। जो रिसर्चर्स, जो इम्पोर्टेंट पर्सन, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, जिन्हें भी जब भी उस चीज की जरूरत होती है, तो वो उसे जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरीज में हम बुक्स को प्रिजर्व करते हैं। पहला टॉपिक, sources of history, their conservation and preservation. Each step like collecting the sources of history, creating their records and indexes, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatments requires very careful handling and management. It needs people with specific skills. Only trained person who are duly qualified can take up this task. तो अगेन वही बात बोली है कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को, जो इतना हमारा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, हाथ से लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट्स है, इतनी पुरानी किताबें, उसे बहुत नाजुक से, बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, म्यूजियम में काम करने वालों की, लाइब्रेरी में काम करने वालों की, ये चीजों को हैंडल करने वाली, फॉसिल्स को हैंडल करने वालों की, हर एक चीज के एक ट्रेनिंग होती है। वही स्पेसिफाइड ट्रेन्ड लोग इसे हाथ लगाते हैं, इसे प्रिजर्व करते हैं। Oral sources of history, collecting and compiling of folk songs, folk tales etc. तो oral sources यानी कि जो हम जो orally pass on करते हैं, folk songs इसमें जनरली आते हैं। folk songs का बेस्ट एग्जांपल आपको मैं यही दे सकता हूँ कि जो हमारे मैरिजेस वगैरह में गाने वगैरह गाए जाते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक ओल्ड लेडीज लोग गाते हैं, मम्मियाँ, मासियाँ, जो दादियाँ वगैरह गाना शुरू करती है। सो वो एक टिपिकल आपके रीजनल भाषा में आपके एकदम टिपिकल सॉन्ग होता है, जो मोस्टली उन्हीं को आता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है बाय ओरली। ओके, वो कहीं लिखा नहीं गया है, उसका कहीं धुन लिखी नहीं गई है, वो उन्हीं में जिंदा है। दैट इज फोक सॉन्ग्स। ओके, सो ओरल फोक सॉन्ग्स की यहाँ पे बात हो रही है। सेकेंड, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द कंपाइल्ड वर्क। अब ये जो कंपाइल यानी जमा करना, तो ये जो हमने मटेरियल जमा किया है, उसे फिर क्लासिफाई करना, उसे एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना कि ये किस से रिलेटेड है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी बातें। पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, और बाद में ये सब करने के बाद उसका जो भी हमने रिसर्च करके जो पाया, जो रिजल्ट्स है, उसे पब्लिश करना। नेसेसरी ट्रेनिंग, इस चीज को करने के लिए, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को प्रिजर्व और ये सब करने के लिए आपके पास किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। सोशियोलॉजी यानी कि एक तरह से सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, एक एक पूरी सोशल सोशल वर्ड से आया ये। तो सोशल यानी सोसाइटी, एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बातें हमें दिमाग में रखनी है एक सोसाइटी से डील करते हुए। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एक तरह से ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टडी, जो ह्यूमन रेस, हम इतने इवॉल्व होके आए हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, ये सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी लिंक्ड है पूरा ह्यूमन बिहेवियर स्टडी से। सोशल साइकोलॉजी भी वही होता है कि लोगों की मेंटालिटी क्या है,
इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। मिथोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इसकी स्टडी आपको होनी चाहिए कि लोग क्या मिथ फॉलो करते हैं, कितनी स्टोरीज होती है जो हमारे टिपिकल हमारे गाँव वाले ही जानते हैं, टिपिकल हमारे रीजन वाले ही जानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गाँव में ये हुआ था। तो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है रिलेटेड, कुछ ना कुछ रिलेटेड कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। सो मिथोलॉजी उसमें आ जाता है। लिंग्विस्टिक्स यानी भाषाएँ, लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेज, भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए आपको। लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सारा रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट लिखना भी हमें आना चाहिए। अगर अच्छी तरह से लिखना ही नहीं आता है, तो जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, वो मैं पेपर पे कैसे निकालूँगा? सो ये सारी नेसेसरी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए टू गेट ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को अच्छी तरह से प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए। सेकंड देखेंगे रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। रिटन सोर्सेस यानी कि लिखी हुई चीजें जितनी भी हमें मिलती है, दैट इज रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, documents like official records, personal correspondence, and diaries, historical books, old books, manuscripts, pictures, photographs, etc. तो हमें बताया गया है कि रिटन सोर्सेज में क्या क्या चीजें आ सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, अदर देन कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, डायरीज एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिश लोग आए थे, वो हर एक जनरल, हर एक लॉर्ड, हर एक गवर्नर, हर एक ऑफिसर का आदत ही था, वो एक पर्सनल डायरी मेंटेन करते थे। वो अपने डे टू डे इंसिडेंट्स लिखते थे। ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है कि कैसे उस जमाने में वे वो उनका पर्सपेक्टिव बताता है। एज अ ब्रिटिशर उनका पर्सपेक्टिव वो बताता है कि वो क्या सोचते थे इंडियंस के बारे में, वो क्या सोचते थे कि वो लोग जो यहाँ पे आके कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना पावर बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या सोचते थे, ये सारा उनका मेंटालिटी, उनका पर्सपेक्टिव उस डायरीज में मिलता है हमें। सो ये आज की तारीख में रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हो गए हैं। फेमस डायरीज की अगर बात करूं तो एन फ्रैंक करके एक लड़की थी, जो जो बहुत ही फेमस इनकी डायरी है, जो उनके मरने के बाद उनके फादर के थ्रू बाद में वो पॉपुलराइज्ड हुई थी। ये जर्मन जर्मन में थे एंड ये जू थी। एंड हिटलर के टाइम की ये बात है, जो एन फ्रैंक, आपने सुना होगा नाम शायद से, एन फ्रैंक्स डायरी, यंग यंग गर्ल्स डायरी के नाम से इनका फेमस है ये। सो हिटलर के टाइम की ये बात है, जब हिटलर ने ज्यूज को मारने के लिए लाइक लोगों को ज्यूज लोग को मारा था बेसिकली, एंड नाजिज्म फैलाया था। तो एन फ्रैंक और जितने भी ज्यूस थे वो घर के बेसमेंट में रहते थे, बच के छुप के सालों साल। तो इनकी पूरी जर्नी बेसमेंट में अंधेरे में निकली है। तो उस पीरियड में वो क्या फील करती थी, उस टाइम पे उन्हें क्या लगता था, वो कैसे उसी में उन्होंने अपने साल निकाले और एक टाइम पे आके फिर वो मारी गई। सो वो पूरी उन्होंने डायरी लिखी थी, वो बहुत फेमस डायरी है। वो हमें उस टाइम की होलोकॉस्ट, जो ये एक तरह का इवेंट था जिसमें जूस लोग को मारा गया था और हिटलर ने उस टाइम पे जो नाजिज्म फैलाया था। तो ये पूरा एक अंदर का पर्सपेक्टिव देती है कि लोग क्या फील करते थे, लोगों पे क्या बीती थी पर्सनल लेवल पे, एंड एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या चल रहा था उस टाइम पे। सो ये पर्सनल डायरीज बहुत काम आती है। वैसे ही महात्मा गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट डायरी एंट्रीज है, उनकी भी ऑटोबायोग्राफीज है जो काम आती है हमारे लिए, हिस्टोरिकल सोर्स का काम करती है। वैसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे हर एक फील्ड में, एंड हर एक कंट्रीज में अलग अलग लीडर्स रह चुके हैं, जो अपनी डायरीज मेंटेन करते थे, जो आज की तारीख में रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करती है। सो दैट इज अबाउट रिटन सोर्स। नाउ लेट्स रीड कंप्लीटिंग नेसेसरी। अब इसके लिए क्या क्या है चीजें, रिटर्न सोर्स मिलने के बाद क्या करना चाहिए? कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल केमिकल प्रोसेसेस फॉर क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमें, उसे उसको जो भी उसके ऊपर करना है काम, ताकि उसे प्रिजर्व कंजर्व करना है, केमिकली मैकेनिकली क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो करना है। असर्टिंग दैट द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसका असर्टिन यानी कि उसका पता लगाना कि ये जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिला है उसका वैल्यू क्या है आज की तारीख में। So ascertaining the historical value of collected document, exhibiting the selected document, और उसको बाद में एग्जिबिट करना।
लोगों के सामने। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, और इसके बाद भी और उसके ऊपर भी जो हमने डॉक्यूमेंट्स जो एडिट करने, एडिट यानी कि उसमें से कौन सी बातें नहीं छापनी है या वगैरह, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, इसके ऊपर भी हमें रिसर्च करके रिपोर्ट लिखना है। रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये काम करने के लिए आपके पास कौन सी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट। तो स्क्रिप्ट्स बेसिकली वो वो अक्षर, स्क्रिप्ट्स यानी अक्षर होते हैं जिसमें हम लिखते हैं। तो जैसे कि हमारा अगर हिंदी की बात करें तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट से हम लोग ने किया है, राइट। संस्कृत वगैरह जो देवनागरी स्क्रिप्ट हम बोलते हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सारा स्क्रिप्ट हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की पहले भी बात कर चुके हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है एक तरह की जिस स्टाइल में लेटर लिखे जाते हैं। तो वैसे मोदी स्क्रिप्ट है, मोदी स्क्रिप्ट से मराठी लिखी जाती है। मराठी का जितना भी हिस्ट्री है मोदी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। सो मोदी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का नाम है, उससे लैंग्वेज कौन सी बनाई है, मराठी लैंग्वेज बनाई है। तो मराठी के जो लेटर्स है वो लेटर्स को स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है, मोदी स्क्रिप्ट है। वैसे पर्शियन स्क्रिप्ट होती है। तो आपको ये स्क्रिप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए अलग अलग। दूसरा, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, कल्चर, डिनास्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज। तो एक ओवरऑल आपको एक सोसाइटीज का, पास्ट सोसाइटीज का, डिनास्टीज का, कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब आपको वो सोर्स मिले तो आपको पता हो कि उसका वैल्यू क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, कल्चरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो अलग, नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, उसके अलावा कल्चरली आर्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, पेंटिंग्स का नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट्स हम देख चुके हैं पहले के चैप्टर्स में, तो ये सारा नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक, कलर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पेपर यूज हुआ था, कैसा पेपर था, किस चीज का बना था वो पेपर, कौन से इंक से वो लिखा गया था, कैसी तरह की इंक इस्तेमाल की गई थी, कलर्स का नॉलेज, ये सारा नॉलेज भी होना चाहिए। अदर देन दैट, नीचे देखेंगे नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स, मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन। तो जो अब रिटर्न सोर्सेस कितनी बार पहले के जमाने में स्टोन वगैरह पे लिखे जाते थे, जैसे कि रोजिटा स्टोन, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस, आपके पहले के हिस्ट्री में बुक में फोटो भी आता था, रोजिटा स्टोन। उसके ऊपर प्लॉथमी करके एक राजा का, यंग राजा का ये लिखा गया था कि वो कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में लिखा गया था। 3 अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया था। सो स्टोन्स पे लिखा जाता था, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। मेटल्स पे लिखा जाता है, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता है, गोल्डन प्लेट्स पे लिखा जाता है, कॉइन्स पे लिखा जाता है। तो ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे, कौन से स्टोन है वो, कैसे उस पे लिखा गया होगा, क्या चीज इस्तेमाल की गई होगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, स्टोन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो अब ये सारी चीज मिलने के बाद अगेन इसको भी प्रिजर्व करने, कंजर्व करने के लिए, इसको क्लीनिंग के लिए, इसको और मेंटेन करने के लिए कैसे इक्विपमेंट, कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ये नॉलेज भी होना चाहिए। एक प्रिजर्वेशन केमिकल फ्रोमेलिन करके एक केमिकल आता है जिससे प्रिजर्व किया जाता है फॉसिल्स वगैरह। फ्रोमेलिन, एथेनॉल, अल्कोहल, ये सारी चीजों से प्रिजर्व किया जाता है। Knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology. So museums, galleries, ये सब जगह पे कैसे ये सारी चीजें एग्जिबिट करनी है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये इन्होंने जो ढूंढा है सोर्स, उसको वहां पे एग्जिबिट करने को रख सके। और फाइनली रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स लिखने का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड हमारा है मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मटेरियल यानी एक तरह से चीजें ही हो जाती है सारी की सारी, आर्टिफैक्ट्स। कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट, टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, completing necessary mechanical chemical processes of cleaning for the conservation preservation of collected documents, arranging exhibitions of selected, arranging exhibiting selecting कहाँ था, arranging exhibitions for selected artifacts and or their replicas, writing and publishing research articles about collecting artifacts, classifying fossils of plants and animals, and preparing indexes exhibiting selected fossils or their replicas. So
अगेन मटेरियल सोर्सेस में वो सारी चीजें आ जाती, जितनी भी चीजें मिली थी, जो चीजें वो यूज करते थे, कपड़ा बोलो या कोई टॉय बोलो या कोई इक्विपमेंट बोलो, जो भी चीजें उन्होंने इस्तेमाल की वो सारा मटेरियल सोर्स में आ जाता है। तो उसे कैसे केमिकली प्रिजर्व करना है, उसे कैसे संभाल के रखना है, उसे कैसे एग्जिबिट करना है, उसके रेप्लिकाज यानी कि उसके कॉपीज बना के दूसरी दूसरी जगहों पे शोकेस करना है या उसको बेचना है एक तरह से। सो वो सारी चीजें आनी चाहिए। इसके ऊपर भी रिसर्च राइटिंग करने आना चाहिए। फॉसिल्स को क्लासिफाई करने आ जाना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स को क्लासिफाई करने आना चाहिए। फॉसिल्स को भी रेप्लिका किया जाता है, क्ले के टेक्निक से मोल्ड करके, शेपिंग करके फॉसिल्स को भी रेप्लिकेट किया जाता है। सो ये सारा चीज आना चाहिए, एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रेप्लिकास, और कौन से किसको कहाँ पे एग्जिबिट करना है, रियल वाला म्यूजियम में रखना है कि उसे प्रिजर्व करके रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूजियम्स के अंदर वो लोग ओरिजिनल चीज छुपा के रखते हैं, उसका रेप्लिका ऊपर दिखाते हैं सेइंग दिस इज द ओरिजिनल। ओके, बहुत बार ऐसा होता है। लोगों को कभी कभार इसका कोई टेक्निकल रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल चीज को वो लोग ने कुछ प्रिजर्व करने के लिए या उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस करने के लिए उसको सेफली रखा हुआ है, इसीलिए अब लोगों को तो नहीं बोल सकते हैं, तो लोगों के लिए वहां पे रेप्लिका रखा होता है, बट उन्हें बोला नहीं जाता कि वो रेप्लिका है वहां पे। सो कई बार ऐसा होता है। आप अगर बहुत अच्छे हॉलीवुड मूवीज हैं, उसमें आपको ये सारी बातें देखने मिलेगी। नेशनल ट्रेजर करके एक मूवी है, नेशनल ट्रेजर, उसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग ये सारी हिस्टोरिकल बातें और म्यूजियम रिलेटेड फैक्ट्स, और बहुत अच्छी मूवी है नेशनल ट्रेजर। तो अगर मौका मिले तो जरूर देखिएगा। एंड म्यूजियम रिलेटेड एक और मूवी थी, जो कि थोड़ी सी कॉमिक मूवी थी, म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर, उसका हिंदी टाइटल में ये था, म्यूजियम नाइट एट अ म्यूजियम। तो ये भी काफी अच्छी मूवी है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा अगर थोड़ा फन चाहिए। अब ये चीज के लिए क्या नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए। सो जरा नोटिस करें, हमारा एक सेक्शन ही चल रहा है, बार बार हम प्रिजर्व कंजर्वेशन टेक्निक सीखते हैं, केमिकली उसको प्रोसेस करना सीखते हैं, उसके बारे में उसको एग्जिबिट करना सीखते हैं, उसके बारे में रिसर्च लिखना सीखते हैं। तो ये चल ही रहा है, तो इसके लिए अब क्या चीज फिर से ट्रेनिंग चाहिए, तो देखते हैं वैसी क्या सेम ट्रेनिंग है। बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड, थियरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द रीजनल सोर्सेस ऑफ द मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन, हमें अगर स्टोन, मेटल, ये सारी चीजें मिली है, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सा स्टोन है, ये कौन सा मेटल है, ये क्या तरीके का, किस टाइप का मिनरल है। तो ये सारा नॉलेज मुझे होगा, तब जाके मैं उसके ऊपर, अगर मैंने गलती से कोई दूसरा केमिकल उस पर डाल दिया, अगर वो आर्टिफैक्ट खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो मुझे पता होना चाहिए कि वो मिनरल किस चीज का है, वो मेटल किस चीज का बना है, मैं कौन सा केमिकल से उसे साफ कर सकता हूँ, कैसे उसे और बेटर कर सकता हूँ। तो ये उसके लिए मुझे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड द केमिकल्स नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग। तो ये कनेक्टेड लिंक हो गया दोनों, कि उसी केमिकल का नॉलेज होगा तभी जाके मैं मिनरल्स, मटेरियल्स का नॉलेज दोनों मिक्स करके सही काम कर पाऊंगा, राइट। फोर्थ है नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स, एंड सेम बात हो गई, दूसरे अलग अलग स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास। तो ये बात भी मैंने बोला कि रेप्लिकास बनाए जाते हैं ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। तो ये रेप्लिका बनाना भी एक टैलेंट है, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि नकली है ये। सो वो नॉलेज होना चाहिए फॉसिल रेप्लिकास बनाने का। सिक्स है नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जिबिटिंग इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट भी फुल टू फुल कॉपी पेस्ट रिपीट हो रहा है हमारा, कि अलग अलग एग्जीबिशंस एंड म्यूजियम्स में, गैलरीज में जो ये शोकेस होगा, उसका उनको अप्रोच करके उनके साथ मैनेज करने का नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्टली, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो इसी के साथ 9.1 खत्म होता है। 9.2 देखेंगे, सम फेमस म्यूजियम्स। अलग अलग फेमस म्यूजियम्स कौन से हैं वर्ल्ड में, उसकी बात करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे म्यूजियम्स है वर्ल्ड में। ओके, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया है लुवरे म्यूजियम, फ्रांस। इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट इट्स लुवरे, लुवरे म्यूजियम, म्यूजियम दु लुवरे, ऐसा बोला जाता है फ्रांस में, एग्जैक्टली। सो फ्रांस का सबसे बड़ा, इनफैक्ट बहुत वर्ल्ड फेमस सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। एंड सबसे फेमस पेंटिंग वहां पे मोनालिसा,
जो है, जो सभी जानते हैं, इसीलिए उनका फोटो भी दिया है, जो लियोनार्डो डा विंची की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। एंड लियोनार्डो डा विंची के बहुत सारे और भी, उनकी डायरी भी बहुत फेमस थी। वो भी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे, उनके बारे में भी पहले मैं 1-2 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। तो उनकी भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे शोकेस्ड है। एंड फ्रांसिस वन किंग करके थे, उनके अंडर लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट किया था। एंड बहुत सारे पेंटिंग्स उनके लिए बनाए थे फ्रांसिस वन के लिए। सो वो सारे कलेक्शन वहाँ पे है आज की तारीख में। So let's read about that. The Louvre Museum in Paris was established in the 18th century Common Era. Antiquities collected by members of the royal family were exhibited in the Louvre Museum. It included the much acclaimed painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci, the world-renowned artist. He worked under the patronage of Francis I, the King of France in the 16th century. The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. Presently, the museum contains more than 3,80,000 artifacts. So, सिंपल सा एक बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मोनालिसा वहां पे है। लियोनार्डो डा विंची जो फ्रांसिस वन किंग, वहां पे 16th सेंचुरी के फ्रांस के किंग थे, उनके अंडर काम करते थे और उनके लिए बहुत सारे कमीशन बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे, जिसमें से बहुत फेमस मोनालिसा वहां पर है। एंड 18th सेंचुरी में लूवरे म्यूजियम, ये एक्चुअली पहले एक फोर्ट्रेस था और बाद में जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ। रॉयल फैमिली जो कलेक्ट करती थी कलेक्शंस, वो वहां पे पहले शोकेस किए गए थे और बाद में रॉयल फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी वर्सेलिस में, और वहां पे फिर लूवरे म्यूजियम और डेवलप किया गया। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे वो और एक्सपांड किया गया और आज की तारीख में वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल पूरा बिल्डिंग, एंड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है लूवरे म्यूजियम फ्रांस का। ओके। एंड आज की तारीख में 3,80,000 बहुत ज्यादा होता है। एंड नेपोलियन बोनापार्ट जब कॉन्क्वेस्ट पे निकले थे, यानी कि जब वो लीड लिए थे, तब जाके उन्होंने जितने भी आसपास के लोगों के साथ स्पेन, इटली एंड जितने भी अलग अलग जगह पे जाते थे, वहां से ट्रीटी साइन करते थे और वहां पे वहां के इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स वगैरह लेके आते थे और यहाँ पे वो म्यूजियम में रखते थे। सो इसी से ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा एक टाइम पे, इसीलिए म्यूजियम का नाम नेपोलियन म्यूजियम भी रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वहां के आर्टिफैक्ट्स जो नेपोलियन लाए थे वो धीरे धीरे वापस लोग लेते, जैसे ट्रीटीज खत्म हो गई नेपोलियन के जाने के बाद, सो वापस से तहस तहस सब हो गया। सो वो सारी चीजें चली गई। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है, थोड़ी मैंने आपको बता दी। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड की अब बात करेंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा सा म्यूजियम है। इसका तो मैं आपको वर्चुअल टूर अभी देने वाला हूँ। इसकी ऑनलाइन साइट पे वर्चुअल टूर मौजूद है। सो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है। अगेन यहाँ पे भी इसके फाउंडर एक माने जाते हैं सर हांस स्लोन करके, सर हांस स्लोन। तो लेट्स रीड अबाउट दैट फर्स्ट, फिर मैं आपको इसका वर्चुअल टूर देने वाला हूँ अभी। The British Museum in London was established in 18th century. Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection. इन्होंने 71,000 objects collect किए थे अपने लाइफ टाइम में। वो उन्होंने सारे के सारे जॉर्ज टू, दैट इज द किंग ऑफ इंग्लैंड थे तभी के, उनको प्रेजेंट किया था, जो आज की तारीख में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। It included several books, pictures, specimens of preserved plants, जिसे herbarium भी कहा जाता है। Later, the collection was expanded by addition of various arts objects, ancient artifacts collected by British people from British colonies, यानी इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। इंडिया से बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके गए थे और वो आज की तारीख में ब्रिटिश म्यूजियम में एज अ लोगो के लिए आर्टिफैक्ट डिस्प्ले पे लगे हैं। ओके। मोस्ट फेमस आई कैन रिमेम्बर इज, बहुत सारे वहां पे डिटीज है हमारे गॉड गॉडेस के, गणेश के, गणेश जी बोलो, या बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के वहां पे मूर्तियां हैं। एंड अमरावती के एक आर्टिफैक्ट्स है वहां पे। सो हम देखेंगे अभी कुछ ही देर में वो। सो बेसिकली ब्रिटिश
लोगों ने ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड पे अपनी ब्रिटिश कॉलोनीज बनाई थी, वहां पे वो एक्सकेवेशंस करते थे। हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके थे कि कैसे कनिंगम ने हमारे यहाँ पे एक्सकेवेशन करके अलग अलग साइट्स ढूंढे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह। तो जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे वो वापस ब्रिटेन में, लंदन में, ब्रिटेन में लेके जाते थे, और उन्होंने आज की तारीख में ब्रिटिश म्यूजियम में ये सारा इंग्लैंड में रखा हुआ है। Presently, the museum a collection comprises of 80 lakh objects. यहाँ पे 80 lakh objects है, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा, 80 lakh. Let's see some of the objects. यहाँ पे साइट ओपन है। ये इजिप्ट कलेक्शन देख रहे हो आप, ये इजिप्ट कलेक्शन एम्यूलेट है, ये 26th डिनेस्टी का थर्ड इंटरमीडिएट। ये पूरा तो हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे ये, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये आर्टिफैक्ट्स देख सकते हो आप। इजिप्ट सेक्शन है, वहां पे अलग अलग सेक्शंस है, इजिप्ट, अमेरिकन, चाइना, ऐसे करके। सो उसमें ये इजिप्ट सेक्शन में ये सारी चीजें हैं, देखने मिलती है। रोजेटा स्टोन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका इमेज नहीं बता रहा है, बट पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है, अभी थोड़ी देर पहले था। सो ये देख सकते हो, ये रोजेटा स्टोन है जो जूम इन नहीं हो रहा है। फिर ये एक किंग रामेसीज के कोई ग्रेनाइट इमेज है, किंग रामेसीज की ग्रेनाइट इमेज है ये, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया। अगेन ये सारा इजिप्ट कलेक्शन है। कैट ममीज भी बनाते थे ये लोग, तो वो भी है। सो एज यू कैन सी, दूसरा इसका वर्चुअल टूर है। आप लोग ये साइट पे जरूर जाइएगा, BritishMuseum.org, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये साइट पे जाइएगा, आपको वर्चुअल टूर मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा सिर्फ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। आई होप आपको दिख रहा है ये बेसिकली आप यहाँ पे वर्चुअल टूर कर सकते हो, चीजें देख सकते हो बकायदा, जूम करके पूरा घूम सकते हो लिटरली। जैसे अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आगे हो जाएगा, एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट नाउ इट इज क्लियर। सो ये देखिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, अलग 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 अलग, पूरे 80 lakhs आर्टिकल्स है ऐसे। ये कोई तो सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल मुझे नेम तो नहीं दिख रहा है। किंगडम ऑफ कुश, कई आर्टिकल्स है वहां पे, मेडिवल पीरियड से ये लिए गए आर्टिकल्स, वहां के पॉट्स वगैरह रखे हैं। एंड ऐसे यहाँ पे फ्लोर्स है अलग अलग। सो कहीं फर्स्ट फ्लोर पे मैंने शायद से गणेश मूर्ति देखी थी, तो आई एम गोना शो यू दैट। सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट अगेन। यस, ये देखिए बुद्धिस्ट, अलग अलग बुद्धिस्ट मूर्तियां, एंड ये जापान सेक्शन है क्या। सो बेसिकली यू गॉट द आइडिया कि वर्चुअल टूर आप कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें लोडिंग वगैरह भी टाइम लग रहा है, एंड आई गेस वीडियो शूट हो रहा है तो भी टाइम लग रहा है। सो यू गॉट द आइडिया बेसिकली कि आप यहाँ पे पूरा बकायदा म्यूजियम का टूर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो वन मोर आई एम गोना ट्राई कि कहाँ था, एक बार मिल जाए। आई फॉरगॉट कहाँ पे था, बहुत बड़ा है। थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। सो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है हर जगह पे। सो यू गॉट द आइडिया बेसिकली। तो आप ये साइट पे जरूर एक्सप्लोर करिएगा आप अपने हिसाब से, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। सो दिस इज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन आप देख रहे हो अभी। एंड ये पूरा वर्चुअल टूर आप कर सकते हो, एंड जो चाहे देख सकते हो वहां पे। थोड़ा सा टाइम एंगेजिंग है, लेकिन वर्थ इट है मेरे ख्याल से, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हिस्ट्री में थोड़ा सा, एंड यू नो पुरानी चीजें, म्यूजियम्स वगैरह देखने मुझे काफी इंटरेस्ट आता है ये देखने। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे उन्होंने जो जमा किया है। सो दैट इज वर्चुअल टूर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, एज यू कैन सी। एंड ये इजिप्ट का लग रहा है, अगेन ममीज वगैरह दिख रहे हैं पीछे थोड़े। सो ये सब सब कुछ उन्होंने जमा करके रखा हुआ है अभी आज की तारीख में। एंड एज वी ऑलरेडी सॉ कि
80 lakhs से ज्यादा। ये देखिए कॉफिन्स ऑफ ममी, वुडन कॉफिन्स ऑफ ममीज। थोड़ा जूम करते हैं, देख रही है इनके ऊपर जो ये इमेजेस दिख रहे हैं अगर आपको, तो ये आपके हिस्ट्री बुक में कहीं ना कहीं आपको देखने मिलते हैं। इफ यू रिमेम्बर, ये सारा हिस्ट्री बुक में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है। तो वो उनके ऊपर देखो पेंटिंग्स किए गए हैं। सो दैट्स basically what I want to show you guys. Okay, so let's go back to our topic. So ये है पूरा ब्रिटिश म्यूजियम। ओके, लेट्स रीड अहेड। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूएसए की भी ये काफी फेमस, काफी ही बड़ी म्यूजियम। अगेन, दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द स्मिथ Smithsonian Institute was established in 1846 Common Era. It houses more than 12 crore, oh my god, सबसे ज्यादा अब तक का यही नंबर हो गया मेरे ख्याल से, 12 crore specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, rocks, human fossils and artifacts. तो सबसे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मेरे ख्याल से अभी तक का हमने यही देखा, 12 करोड़। ओके, सो आई गेस बहुत बड़ा हो गया ये म्यूजियम। सो थोड़ा फोटो दिया हुआ है, एंड अदर देन दैट मैं आपको अलग से फोटोज बताऊंगा बाद में। सो लेट्स रीड अहेड। म्यूजियम्स इन इंडिया, इंडिया में भी काफी अच्छे अच्छे म्यूजियम्स हैं, सो वो देखेंगे। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, दैट इंडियन म्यूजियम जो है, वाज एस्टैब्लिश्ड इन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स लोग ने जो चालू की थी हमारे यहाँ पे कोलकाता में इन 1814, वो आज की तारीख में इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। सेकेंड म्यूजियम है in India, Government Museum was established in Chennai in 1851. The National Museum was established in Delhi, of course national है तो दिल्ली में होगा, in 1949। तो ये 1949 में ब्रिटिशर्स जाने के बाद नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हमने चालू किया था। Presently there are several museums in various states of India. Usually the big museums have their own archives and libraries. Some museums are affiliated to universities. Such museums also offer courses in museology. So हमारे इंडिया में तो इतने स्टेट्स अलग अलग, हर स्टेट में अपनी अपनी कुछ ना कुछ म्यूजियम्स है ही। मुंबई में भी म्यूजियम्स है हमारे यहाँ पे, एंड हर एक म्यूजियम अपना खुद का एक आर्काइव सेक्शन, एक लाइब्रेरी सेक्शन चलाता है। और कितने तो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप काइंड ऑफ है, जिसमें वो लोग म्यूजियोलॉजी यानी कि म्यूजियम की स्टडी, म्यूजियम में काम करने के लिए क्या बेसिकली आपके पास टैलेंट होना चाहिए, वो स्टडी का आपको पढ़ाते हैं कोर्सेस में, और उसके बाद आप एक म्यूजियम में काम कर सकते हो। Following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma course in museology. That is National Museum Delhi, Maharaja Sayaji Rao University Vadodara, Kolkata University Kolkata, Banaras Hindu University Varanasi, Aligarh Muslim University Aligarh, and Jivaji University in Gwalior. तो ये कुछ नाम है जो डिग्री प्रोवाइड करती है आपको, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री में, आप इंटरेस्टेड हो म्यूजियम में आगे जाके ऐसे कोई बड़े म्यूजियम में काम करने के लिए, या उससे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करने के लिए, तो आप इन यूनिवर्सिटी का पता लगाइएगा और एडमिशन लेके डिग्री डिप्लोमा कीजिएगा। Let's read about Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya. In 1904 Common Era, some influential residents of Mumbai decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India. तो जब Prince of Wales to India आ रहे थे, तो उनके आने की खुशी में हमने यहाँ पे म्यूजियम बना था। In the month of November of 1905 Common Era, the foundation was laid of the museum building. It was decided that the name of the museum would be the Prince of Wales Museum of Western India. It was renamed. तब सीधी सी बात है, प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए कर रहे थे तो उनके नाम से उसे रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया गया है 1998। तो ये उसका फोटो दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन इंडो गॉथिक स्टाइल, जैसे कि आप ऊपर डोम वगैरह देख सकते हो। द बिल्डिंग ऑफ म्यूजियम इज बिल्ट इन इंडो गॉथिक स्टाइल। इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन Mumbai. The museum houses about 50,000 antiquities divided into 3 categories: arts, archaeology, natural history. So यहाँ पे around 50,000 antiquities हैं। Antiquities क्या होता है? Antique items, यानी बेसिकली पुरानी चीजें, जिसको 3 कैटेगरी में कर दिया है: आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ये मुंबई में है, जरूर विजिट करिएगा। मैं एक बार गया था बहुत पहले,
मुझे एक्चुअली मेमोरी कुछ इसकी है नहीं फिलहाल, बट मैं एक बार गया था यहाँ पे। 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स देखेंगे अब अलग अलग। ये भी बुक्स का जो भी बुक्स रिलेटेड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिलेटेड, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीजें हैं, तो वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है? लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में। So written sources basically libraries and archives, material sources museums. Libraries are the storehouses of knowledge and information. Library science is a very closely related to management science, information technology and field of education. तो library science एक तरह का डिग्री कोर्स ही होता है। आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना होता है। सो वैसा ही है जैसे दूसरे मैनेजमेंट साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई है, वैसा ही लाइब्रेरी साइंस भी है। Libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources, etc. तो लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है बुक को कलेक्ट करना, उसे अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज लगाना, लोगों के लिए उसे संभाल के रखना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये सारा काम होता है। Many of these tasks are completed with the help of computerized system। ये इसमें से बहुत सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। टू मेक अ बुक अवेलेबल टू अ रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है उनका कि जो भी रीडर को किताब चाहिए वो अवेलेबल करके दिखाना, वही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप लाइब्रेरियन हो, आपके पास कोई आता है और वो कोई किताब आपके पास मांगता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये बुक मेरे पास है कि नहीं है तो कहाँ है इतनी बड़ी लाइब्रेरी में रखा हुआ। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि अपने रीडर को बुक प्रोवाइड करना। कुछ नाम दिए हैं पुराने लाइब्रेरीज के। रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशरू बनीपल, दैट 7th century बिफोर कॉमन इरा, द अशरियन एम्परर इन मेसोपोटामिया। द लाइब्रेरी तो अशरियन एम्परर के यहाँ पे ही रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशरू बनीपल है। ओके, फिर लाइब्रेरी एट तक्षशिला, जो कि आज की तारीख में करंटली पाकिस्तान में पड़ता है, वहां की यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, दैट वाज इन 5th century कॉमन इरा टू ओके 5th century बिफोर कॉमन इरा टू 5th century कॉमन इरा। तो ये टाइम पे वो एक्टिव थी लाइब्रेरी। एंड द लाइब्रेरी इन Alexandria in Egypt, that was in 4th century common era, are supposed to be the earliest libraries in the world। तो 3 लाइब्रेरी के नाम दिए हैं along with their dates। सबसे अर्लीस्ट लाइब्रेरी वर्ल्ड की मानी जाती है, जो कलेक्शन ऑफ बुक्स रखती थी एंड जो भी नॉलेज, स्क्रिप्चर्स वगैरह जो भी था वो वहां पे थे, सारे स्कॉलर्स वहां पे आते थे। आगे पढ़ेंगे। द सरस्वती महल ग्रंथालय, ग्रंथालय का मतलब लाइब्रेरी होता है, इन तंजौर तमिलनाडु was built in 16th-17th century during the times of नायक डिनेस्टी। तो ये आपको इंफॉर्मेशन सारी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, बहुत सारे नेम्स आने वाले, बहुत सारे नाम्स आने वाले, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन लिख के रखनी है, फैक्ट फाइल जैसा लिख के रखना है सबकी। ओके, इन 1675 कॉमन इरा व्याकोजी राजे भोसले conquered Tanjore and established his independent rule। व्याकोजी राजे भोसले and his successor kept expanding सरस्वती महल ग्रंथालय। तो आफ्टर नायक डिनेस्टी वहां पे व्याकोजी भोसले का राज था, तंजौर जो तमिलनाडु में है, और उन्होंने ये लाइब्रेरी को और बेहतरीन करते गए और बढ़ाते गए। सरफोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन हिज एक्सपांशन। सबसे ज्यादा काम इसके एक्सपांशन का, बढ़ोतरी का काम किया था सरफोजी राजे ने। इन 1918 द लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड द तंजौर महाराज सरफोजीज सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो इनके नाम से फिर पूरा नाम कर दिया गया था in his honor। There are several noteworthy libraries in India, for instance, National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, State Central Library, Hyderabad, Library of Asiatic Society and David Sassoon Library, Mumbai। So ये बहुत सारे नोटवर्दी लाइब्रेरीज के नाम दिए हैं, आपको याद रखना है ये सारे। आपको मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, एक तरफ आपको सिटीज के नाम, एक तरफ आपको इनके लाइब्रेरी के नाम दिए जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं मैच द कॉलम के लिए या फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। From the technical point of view, the management of archives is akin to library management, preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes, creating accurate system of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives। तो अगेन यहाँ पे बोला है लाइब्रेरी का जैसे काम है वैसे ही
आर्काइव मैनेजमेंट का भी काम है कि डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करो, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में उसे संभाल के रखो, इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स क्या होता है? जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सकती है, राइट? कौन सी चीज कौन से पेज पे है, उस तरह से। सो ये सारी चीजों का एक इंडेक्स होता है कि ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये बुक कहाँ मिलेगी, ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगी। उसको अच्छी तरह से मेंटेन करो और वो तुरंत मिल सके वैसा सिस्टम बनाओ मैनेजमेंट का। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्काइव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। ये बहुत रिलायबल सोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हेवी डिपेंडेंसी ऑन computerized system. Information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. आज की तारीख में कंप्यूटराइज पूरा डेटा डाल दिया जाता है। मुझे याद है मेरे कॉलेज में जो लाइब्रेरी थी, सारा डेटा वो लोग ने कंप्यूटराइज कर दिया था। तो जब हम पूछते थे पहले मतलब लाइब्रेरियन को कि कहाँ कौन सी बुक है, वो सिंपली कंप्यूटर में कोड या नाम डालता था, डायरेक्ट उसका लाइक शेल पता पड़ जाता, कौन से शेल्फ में है वो पता पड़ जाता था। सो ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कितनी आज की तारीख में हेल्प करती है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, आर्काइव मैनेजमेंट में, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे रीड करेंगे। द फर्स्ट ऑफिशियल Archives of India, that is the Imperial Record Department, was established in 1891 in Kolkata. It was shifted to Delhi in 1911. तो फर्स्ट पहला हमारे यहाँ पे इंडिया में जो आर्काइव सिस्टम, आर्काइव यानी अगेन मैं बोलूंगा आर्काइव क्या होता है? पुराने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, उसे आर्काइव कहा जाता है। ओके, सो पहला इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कलकत्ता में ओपन किया गया था, वो बाद में धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1911 में। 1998 में तभी के प्रेसिडेंट जो थे ऑनरेबल KR नारायण, उन्होंने ये लोगों के लिए ओपन कर दिया। पहले ये लोगों के लिए ओपन नहीं था, लोगों के लिए ओपन कर दिया ये। इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो आज की तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होता है, हर एक चीज की एक मिनिस्ट्री होती है, तो उसके अंडर ये आता है। वो लोग यानी इस चीज को ध्यान रखते हैं, इसको मैनेज करने का सारे चीज ध्यान रखते हैं। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 1748। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 1748 से हर एक ईयर, हर एक मंथ, हर एक डेट वाइज आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट लॉ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, उसके बारे में डिटेल मिलेगी। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेजेस। ये सारी अलग अलग भाषाओं में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोदी स्क्रिप्ट। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं मोदी स्क्रिप्ट क्या है। मराठी लैंग्वेज जिस भाषा में लिखी जाती है उस स्क्रिप्ट का नाम मोदी स्क्रिप्ट है। सो बहुत सारे मोदी स्क्रिप्ट भी है इसके अंदर। These records are classified in 4 categories: public records, oriental studies, manuscripts and private records. तो इसका भी पार्टीशन करके रखा गया है। Governments of every state in India maintain independent archive. हमारे यहाँ पे हर स्टेट अपना खुद का एक आर्काइव मेंटेन करती है। The archives of Maharashtra state government has branches in Mumbai, Pune, Kolhapur, औरंगाबाद and नागपुर। उसी तरह से महाराष्ट्र के जो स्टेट के आर्काइव्स है वो कहाँ कहाँ ब्रांचेस है उसके? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर। There are about 5 crore Modi documents related to Maratha history in the Pune branch. इसीलिए उसे पुणे दफ्तर, पुणे ये भी कहा जाता है क्योंकि वो वहीं पे मौजूद है। सो ये पूरा मराठा हिस्ट्री जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज से तक का भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ये सारा वहां पे 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, पुणे ब्रांच में रखे गए हैं। इसे पेशवा दफ्तर भी कहा जाता है। ओके, एनसाइक्लोपीडियाज लास्ट टॉपिक है हमारा। एनसाइक्लोपीडियाज, एनसाइक्लोपीडियाज क्या होता है? एनसाइक्लोपीडियाज आर बेसिकली एक बड़ी सी किताब जिसमें सिस्टमेटिकली पूरा वर्ड टू वर्ड A to Z फॉर्मेट में आपको किसी भी चीज से रिलेटेड नॉलेज मिलेगा। जनरल एनसाइक्लोपीडिया बोला तो वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। ए बोला तो ए के अंदर एप्पल, एरोप्लेन से लेके हर एक चीज आपको मिल जाएगी। वैसे जो भी चीज है जनरल नॉलेज पूरा अवेलेबल होगा एनसाइक्लोपीडिया। ओके, सो एनसाइक्लोपीडिया के बारे में पढ़ेंगे अभी। उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। एनसाइक्लोपीडिया इज अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन, कंपाइल यानी जमा करना, ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। एकदम सिंपल, अलग अलग टॉपिक का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंपाइल करना और जाड़ी जाड़ी किताबें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे निकालना, उसे एनसाइक्लोपीडिया बुक कहा जाता है। Is arranged with a specific method, organizing available knowledge, making it accessible
is the main object of the encyclopedias. So encyclopedia में कोई राइटर खुद से कुछ लिखता नहीं है, वो खाली कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे जानना है कि मराठा हिस्ट्री के बारे में अगर मैं कुछ कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मराठा हिस्ट्री जितना मेरे पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट, वो सब जमा करूंगा, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करूंगा, डेट वाइज लगाऊंगा, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो रखूंगा, आधी चीज एडिट करूंगा। ये सब करके जो मैं बुक्स क्रिएट करूंगा वो कहा जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑन मराठी हिस्ट्री। ओके, सो ये एनसाइक्लोपीडिया। बेनिफिट्स क्या है एनसाइक्लोपीडिया की? तो आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा एक जगह पे, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप ढूंढ रहे हो तो। एनसाइक्लोपीडियाज मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्सेसिबल टू रीडर्स। सबसे पहली लाइन में यही बात बोल दिया उन्होंने कि रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल हो जाता है। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी, जिससे एक इंसान की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फैक्शन मिलता है। Encyclopedias provide fundamental information on any topic in order to understand it properly. Thus, the reader gets motivated to read extensively. Encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers, and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. तो एनसाइक्लोपीडियाज क्या क्या करता है? वो रीडर को मोटिवेट करता है रीड करने के लिए, उसको उसकी क्यूरियोसिटी को उसकी क्यूरियोसिटी मिटाता है, उसे और इंटरेस्टिंग लगती है चीजें। वो ये जितनी नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है वो एक जगह पे आ जाएगी, तो रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स जो उस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं आगे, उनके लिए कितना आसान हो जाएगा कि वो डायरेक्ट वहां पे बुक में वो सारा एक ही बार में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, राइट? तो ये सारा काम करता है। एनसाइक्लोपीडियाज आर इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल राइपनेस ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि एक सोसाइटी में एक सोसाइटी की वेलनेस, एक सोसाइटी कितनी बेटर है, वो अगर जानना है तो वहां पे इस पर्टिकुलर स्टेट की एक एनसाइक्लोपीडिया मौजूद होनी चाहिए। तब उससे पता पड़ेगा कि वहां का पर्टिकुलर हिस्ट्री कितना रिच है, वहां का कल्चर कितना रिच है, क्योंकि वो लोग ने इतना डॉक्यूमेंट, उनके पास इतनी डॉक्यूमेंट है, तब जाके वो एनसाइक्लोपीडिया बुक्स बनी है, इतनी सारी बुक्स बनी है। The intellectual and the cultural need of the society determine what kind of encyclopedic literature would be created. तो जैसा हमें चाहिए उस तरह से एक सोसाइटी कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एनसाइक्लोपीडिया लिखना चाहते हैं। Accuracy, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation, and updated information are the criteria for encyclo इन डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी होती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। मैं कुछ भी जमा नहीं कर सकता हूँ, मराठी हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो मेरे को डॉक्यूमेंट का कितना एक्यूरेट है, कितना सच है, कितना सही है, कितना सही डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में एक्यूरेट होना चाहिए। मेटिकुलसली यानी बहुत प्रिसाइज होना है। मैं कुछ भी जनरल वे में बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल्ड जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। फिर हम इंडेक्स बनाते हैं उसके अंदर, ताकि पता पड़े कि इस इंडेक्स, इस पर्टिकुलर एनसाइक्लोपीडिया कितनी बड़ी है, राइट? तो उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इंडेक्स का भी एक अलग से बुक बनता है एनसाइक्लोपीडिया में। तो ये भी एक आपको याद रखना, टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया आगे आएगा। अभी आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, revised editions of the encyclopedias or supplements to original editions need to be published. तो ये धीरे धीरे अगर हमने कोई अगर समझो मराठा हिस्ट्री अभी भी चल रहा है, राइट, मराठी लोगों का, सो अगर अब मुझे अपडेट करना है तो मैंने जो अब तक का एनसाइक्लोपीडिया बनाया था मराठी हिस्ट्री का, मुझे उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट हुआ वो भी ऐड करते जानी है। तो रिवाइज एडिशन होते रहता है। Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. The type of order is decided by keeping the convenience of the readers in mind and the ease of accessibility to the information. An index at the end of encyclopedia is very convenient in this regard. The encyclopedia can be created either by a single editor or an editorial committee. The articles in the encyclopedia are written by the subject experts. तो एनसाइक्लोपीडिया में और क्या क्या कैसे होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है या टॉपिक वाइज, जैसे भी लिखने वाला समझे कि रीडर को सही लगेगा। उसमें इंडेक्स होता है, एंड ऑफ में इंडेक्स होता है ताकि पता पड़े कि अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी एक रीडर को। एक सिंगल एडिटर हो सकता है या तो बहुत सारे, पूरा टीम हो सकता है।
इसके अंदर लिखने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स लोगों से ली जाती है। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, सो अलग अलग टाइप, 4 टाइप है आपको याद रखनी है। डिक्शनरी, सिंपल सी डिक्शनरी भी एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया, जितने वर्ड्स बनते जा रहे हैं, जितने वर्ड्स फॉर्म होते जा रहे हैं, वो पूरा एक जगह पे आपको मिल रहा है, दैट इज एन एनसाइक्लोपीडिया, राइट। सो वो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी के बारे में आपको पता ही है नॉलेज। कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, कॉम्प्रहेंसिव विश्वकोश यानी कि पूरा ओवरऑल जनरल नॉलेज पूरा एक साथ आपको मिलेगा, विश्वकोश। फिर थर्ड टाइप है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके लिटरेचर बेसिस पे एनसाइक्लोपीडिया बनाना। और फोर्थ है इंडेक्सेस, तो उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिक्शनरीज। Dictionaries arrange the words in language in a certain order, that is mostly alphabetical order. It gives meanings of words, synonyms, etymology. There are various types of dictionaries: comprehensive dictionaries, dictionaries which include only certain types of words, dictionaries of terminology, which deals with the terms peculiar to a branch of knowledge. Etymological dictionaries, thesaurus, dictionaries of idioms and proverbs, etc. So dictionaries के भी अलग अलग टाइप आते हैं, नॉर्मल सिर्फ मीनिंग्स वाले, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी मराठी डिक्शनरी, फिर प्रोनाउंस लिखे रहेंगे, प्रोवर्ब्स लिखे रहेंगे, इडियम्स लिखे रहेंगे, फिर एथमोलॉजी यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका वर्ड ब्रेक डाउन करके वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारा डिटेल भी लिखा रहेगा। तो अलग अलग तरह की डिक्शनरीज आपको अवेलेबल होती है। ओके, सो इट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर आपको वर्ड नॉलेज मिलता है। सेकेंड है कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स, अब इसके भी दो टाइप है। एक टाइप जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर द सन। फॉर एग्जांपल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सबसे फेमस, सबसे पुराना एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। इसकी भी साइट अवेलेबल है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, फिर दूसरा है महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, तो मराठी विश्वकोश यानी कि महाराष्ट्र ज्ञानकोश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र की एक तरह से हिस्ट्री मौजूद है, जो भी मराठा हुआ है, पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र की हिस्ट्री, नॉट ओनली मराठा एम्पायर, ओके, नॉट ओनली शिवाजी महाराज, ओवरऑल महाराष्ट्र की हिस्ट्री मौजूद है इसके अंदर। सो लेट अस सी दैट फर्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रिटानिका, ब्रिटानिका ये रहा। तो ये भी साइट आपको मिलेगा, ऑनलाइन साइट आपको मिलेगा कि britannica.com, आप देख सकते हो। सो ओवरऑल आप इसके अंदर भी सर्च कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मेन पेज उसका कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें आपको टॉपिक डालने होते हैं। लेट इट लोड हो रहा है ये। ओके, सो बेसिकली आप अगर यहाँ देख सकते एनसाइक्लोपीडिक कैटेगरीज क्या क्या, एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर, ज्योग्राफी, ट्रैवल, हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, सोशल इशू, लिटरेचर। सो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स है। आप डायरेक्ट कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करना चाहते हो तो डायरेक्ट सर्च बॉक्स में आप डाल सकते हो, कुछ भी आपको सर्च करना है आप डाल सकते हो वहां पे। ओके, रिलेटेड टू एनी टॉपिक। सो एक नॉर्मल आप ज्योग्राफी ट्रैवल में क्लिक करते हो, सो आपको ज्योग्राफी ट्रैवल रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे सारे के सारे। एंड नीचे उन्होंने जो लेटेस्ट आर्टिकल्स आते जा रहे हैं वो वहां पे पोस्ट है सारे। सो काफी अच्छा ऑनलाइन हो चुका है ये, बेसिकली ये किताब है। ओके, ये किताब है, देखिए कैपिटल्स एंड सिटीज के फैक्ट एंड फिक्शंस, रिकॉर्ड सेटर्स क्या है, कंट्रीज एंड देयर फीचर्स, तो ये अलग अलग आर्टिकल्स है जो आपको देखने मिलेंगे। वीडियोस भी अवेलेबल है अब तो। सो ये एक आपको बुक अब खरीदने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन देख सकते हो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया। ओवरऑल सब कुछ नॉलेज इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा ज्ञानकोश, मराठी ज्ञानकोश जो है, सो मराठी ज्ञानकोश जिन्होंने पूरा कंपाइल किया था, मेन एडिटर जो थे डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केटकर, उनका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो। उनके बारे में थोड़ा डिटेल है, सीधी सी बात है, मराठी में लिखा गया है ये सारा। 23 पार्ट्स है, पूरे 23 पार्ट्स है ये बुक के, मराठी ज्ञानकोश के 23 बुक्स है, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो स्टार्टिंग के 5 इंट्रोडक्शन पार्ट है। कुछ नाम देख सकता हूँ मैं, हिंदुस्तान आनी जग, वेद विद्या, बुद्ध पूर्वज, बुद्ध पूर्वज जग यानी कि बुद्धिज्म के पहले का दुनिया ऐसा, बुद्धिज्म के पहले का दुनिया, बुद्धिज्म के बाद की दुनिया ऐसा जग। फिर विद्या, विज्ञान इतिहास, सो विज्ञान यानी साइंस रिलेटेड का हिस्ट्री। सो ये स्टार्टिंग के 5 इंट्रोडक्शन है, बाकी के फिर बीच में और डिटेल्ड वर्जन है 6 to 21। 22 इज द इंडेक्स, 22 is the index and 23 और extra facts about
हिंदुस्तान, ओके, और ज्यादा ओवरऑल जनरल नॉलेज अबाउट हिंदुस्तान। ओवरऑल बुक पूरा जो इतना ये 23 पार्ट्स है महाराष्ट्र के इतिहास से रिलेटेड है। सो दिस इज अगेन आई वुड, ये मुझे आपको दिखाना था। लाइक लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सो आप लोग ये देखिएगा जरूर साइट में। Second type of Vishwakosh comprehensive encyclopedia is it includes comprehensive information on one chosen subject. For example, भारतीय संस्कृति कोश या व्याम ज्ञान कोश। तो अब दूसरा टाइप है कोई भी एक टॉपिक को लेके उसके बारे में बड़ा सा 3-4 वॉल्यूम का बुक बनाना। फॉर एग्जाम्पल व्याम ज्ञान कोश। व्याम क्या होता है? यानी कि वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। सो एक्सरसाइज के ऊपर मुझे अब पूरा नॉलेज देना है, तो उसका जितना भी नॉलेज अवेलेबल है, जितने भी डिटेल्ड है, वर्कआउट कैसे होते, क्या होता है, डाइट क्या, ये जो भी नॉलेज है वर्ल्ड में, उसको मैं एक साथ कंपाइल करूंगा और मैं जो किताब बनाऊंगा उसका नाम होगा एनसाइक्लोपीडिया। थर्ड टाइप ऑफ है एनसाइक्लोपीडियक पेडियक लिटरेचर, दैट इज कोशासदृश भी कहा जाता है उसे। इट इज सिमिलर टू द एनसाइक्लोपीडिया विच कंप्राइजेस स्कॉलरली आर्टिकल्स। ये ऊपर जैसा ही सेम है, लेकिन इसके अंदर स्कॉलरली आर्टिकल्स यानी इंपॉर्टेंट लोगों के आर्टिकल्स वगैरह मौजूद है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर predetermined subjects. For example, Maharashtra Jeevan, Volume 1, Volume 2, Sahar Pune, Volume 1, Volume 2, Yearbook Manorama, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो ये कुछ नाम भी एग्जांपल्स दिए हैं, ये अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर है। ये बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि सारे के सारे आप न्यूज़पेपर कलेक्शंस बोल दो या इन जनरल कोई भी टॉपिक को लेके पूरा कलेक्शन अवेलेबल है। एंड महाराष्ट्र जीवन आप चेकआउट करेगा, ऑनलाइन है, ये भी अवेलेबल। मनोरमा ईयरबुक काफी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सब आप देख सकते हो, एक चेकआउट कर सकते हो। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे, ओके। फोर्थ टाइप है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस के अंदर इस बेसिकली सारा नॉलेज है। अब ये इतना बड़ा डेटा है, जैसे कि 23 हमने देखा था एक महाराष्ट्रीय ये ज्ञानकोश, तो 23 वॉल्यूम्स है अगर एक किताबों के, तो उसमें मैं ढूंढने का बैठूंगा, तो ढूंढने के लिए अगर मेरे को टॉपिक का एक लिस्ट मिल जाए तो उसके लिए एक अलग से पूरी बुक बनती है जिसका नाम इंडेक्सेस होता है। तो इंडेक्सेस यूजुअली अकर एट द एंड ऑफ अ बुक। देयर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश सेपरेटली, तो कुछ सेपरेटली पब्लिश होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा सेपरेटली पब्लिश थी। इंडेक्सेस आर अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स, प्लेस, keywords, references books, etc. For example, the index of Marathi periodicals prepared by S.G. Datte. Indexes are helpful in finding required information and it makes the information in the book easily accessible. तो इंडेक्स का काम क्या होता है वो तो आप जानते ही हो। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया का क्या रिलेशन है? Encyclopedia and history are academic exercises, put stress on objectivity. Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of different priorities. Their structure is influenced by national policies, ethical values and ideals. Encyclopedias can be a medium of strengthening national identity. तो एक एनसाइक्लोपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिस्ट्री और उसका बहुत रिलेशन है, क्योंकि कंट्री के लिए वो स्पीक अप करता है, कंट्री के लिए कंट्री की बातें बताता है, और हर एक कंट्री अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एनसाइक्लोपीडिया बना सकती है, और हर एक कंट्री का अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, making knowledge in all spheres of life accessible to everyone can be one of the major drives behind the creation of encyclopedias. So इन्होंने महादेव शास्त्री जोशी जो एक राइटर थे, मराठी राइटर थे, ये इन्होंने भारतीय संस्कृति कोश यानी हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन रिलीजन और सबके बारे में लिखा था, उसके बारे में पूरा इसके अंदर नॉलेज आपको मिलेगा। एंड इंस्पिरेशन टू द गेन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज मोटिवेट्स ईदर इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट एनसाइक्लोपीडियाज। और इससे लोगों को और इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि वो और बेटर इसमें रिसर्च करे और बेटर कुछ करे। Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of a society. इसीलिए पहले से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि encyclopedias एक सोसाइटी के लिए एक अचीवमेंट की बात है। It is the manifestation of collective intellect and creativity of a society. एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, उसके क्रिएटिविटी का, उसके इंटेलेक्ट का एक जगह पे भंडार है, मैनिफेस्टेशन है, कलेक्शन है।
डिड यू नो में आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा एनसाइक्लोपीडियाज का नॉलेज दिया है। सिंपल रीड है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा बताने जैसा। अगेन इसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात फिर से की गई है, जो 1767 से पहली बार पब्लिश हुई थी और उसके बाद बार बार वो रिवाइज होते जाती है कुछ ना कुछ टाइम में। सो ये आप नॉर्मली रीड कर सकते हो, अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज का नॉलेज है खाली। ओके, सर्च करेगा कुछ ना कुछ, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ सकता है किसी ना किसी चीज में। लेट्स रीड अहेड एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अब हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे किसने एनसाइक्लोपीडिया लिखी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, there is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subjects. भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश by रघुनाथ भास्कर गुड़बोले 1876 is the earliest encyclopedia of this kind. तो हिस्ट्री रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया लिखने का एक बहुत अलग ही क्रेज है। सबसे पहली 1876 में लिखी जाने वाली भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश रघुनाथ भास्कर जी ने लिखी थी। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया। तो ऐतिहासिक प्राचीन वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए, प्राचीन वर्ड से यानी एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष यानी पूरे भारत की बात हो रही है। तो एंशिएंट इंडिया का पूरा अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग प्लेसेस के बारे में इनमें इसमें बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द एडिटर, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us along with their women and their sons, their religions, their land, the capitals, also the rivers, mountains in their lands, whatever their history is given in this encyclopedia. तो एडिटर यानी कि इनकी बात हो रही, रघुनाथ भास्कर जी का ये कहना है कि इंडिया में जितने लोग रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हर एक जन से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष, माउंटेन, रिवर, कैपिटल, वुमेन, चिल्ड्रन सबसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके बारे में एक हिस्ट्री होना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये एनसाइक्लोपीडिया बनाई थी। 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश। तो ये ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश जो है, जो श्रीधर, मैंने आपको फोटो भी दिखाया, जो श्रीधर वेंकटेश केतकर जी ने पूरा एडिट करके बनाया था। 23 वॉल्यूम्स, जिसमें से मैंने बताया था कि अंदर 21st 22nd पे इंडेक्स भी है पूरा। सो मेजर ड्राइव फॉर केतकर in creating it was to facilitate the wider access to knowledge and to expand the intellectual sphere of Marathi speaking people. So ये मराठी में है पूरा, और मराठी लोगों का और बेटरमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि एक महाराष्ट्र का पूरा ओवरऑल हिस्ट्री होना चाहिए एक जगह पे। His far reaching view of history which is reflected in the volumes, उनकी काफी अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लिखी गई है। भारतवर्षीय चरित्र कोश इज अनदर इंपॉर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया। तो दूसरा एक एनसाइक्लोपीडिया है इंपॉर्टेंट, भारतवर्षीय चरित्र कोश, जो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव एस्टैब्लिश अ कमिटी नोन एज भारतीय चरित्र कोश मंडल फॉर पब्लिशिंग दिस एनसाइक्लोपीडिया। तो सिद्धेश्वर शास्त्री नामक व्यक्ति ने एक कमिटी बनाई, भारतीय चरित्र कोश मंडल। उनका काम था, इस कमिटी का काम था कि भारतवर्षीय चरित्र कोश एनसाइक्लोपीडिया बनाना। देयर आर 3 वॉल्यूम्स ऑफ इट, 1932 में पब्लिश हुई थी। भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 में, एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। तो टाइम पीरियड के हिसाब से एक तरह से बता रहे, जैसे मिडिवल पीरियड होता है, मॉडर्न पीरियड होता है, वैसा एंशिएंट पीरियड होता है, वैसा उन्होंने 32, 37 एंड 46 में 3 अलग अलग वॉल्यूम्स निकाले थे। The first volume includes information of the lives of individuals mentioned in Vedic literature. Vedic literature से related उसके अंदर चीजें मिलेगी आपको, including the Shruti, Smriti, Srutas, Vedangas, Upanishads, also Puranas, Jain, Buddhist literature. तो ये सारे जो वेदिक लिटरेचर में हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको बातें मिलेगी आपको। एंड सिमिलरली अदर 2 वॉल्यूम्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो आगे का जो पीरियड्स है, वैदिक पीरियड के बाद जो और पीरियड्स है, हमारा मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड, एंशिएंट, ये मॉडर्न पीरियड, इसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। डू यू नो में आपको अगेन स्पेशल एनसाइक्लोपीडियाज के बारे में नॉलेज दिया हुआ है। क्रांतिकारांचा चरित्रकोश, क्रांतिकारांचा चरित्रकोश यानी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। स्वतंत्र सेनानिक यानी अगेन फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, तो स्वतंत्र सेनानिक चरित्रकोश। तो अगर आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना है, उनकी स्ट्रगल के बारे में जानना है मराठी, तो आपको ये एनसाइक्लोपीडिया पढ़नी चाहिए।
स्थल कोश, तो नेक्स्ट है हमारा स्थल कोश। स्थल नाम से ही पता पड़ेगा, स्थल यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल, हमने हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडियाज देखी, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडियाज के लिए हम स्थल कोश में एग्जांपल देखेंगे। सो एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। स्थल स्थनापोथी 14th सेंचुरी कॉमन इरा की ये लिखी गई एनसाइक्लोपीडिया इज एन एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट विच इज कंपोज्ड बाय मुनि व्यास ऑफ महानुभव सेक्ट। तो महानुभव सेक्ट जो चक्रधर स्वामी ने चालू किया था, उनके मुनि व्यास ने लिखी थी ये। इट डिस्क्राइब्स ऑल द प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी, द फाउंडर ऑफ द महानुभव सेक्ट। तो जो महानुभव सेक्ट जो चालू किया गया था वैष्णविज्म के ऊपर है, हिंदुइज्म का सेक्ट अंदर डिवाइड होता है वैष्णविज्म, वैष्णविज्म। सो उन्होंने उनकी लाइफ, उन्होंने क्या क्या घुमा, उन्होंने क्या क्या नॉलेज दिया, उसके बारे में ये एनसाइक्लोपीडिया है। इट गिव्स ऑन द इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज, उस जमाने में महाराष्ट्र का इंफॉर्मेशन बताता है। इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट्स described in Leela Charitra. Leela Charitra is the autobiography of Chakradhar Swami. Hence, it is very a good source of writing about the life of Chakradhar Swami. सेकेंड है प्राचीन भारतीय स्थल कोश। तो अगेन एंशियंट इंडियन स्थल कोश। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव, जो ऊपर हमने अगेन नाम पढ़ा था, उन्होंने ये प्राचीन लिखा था, राइट? उसी का यहाँ पे बात हो रहा है अगेन। सो एनसाइक्लोपीडिक बुक बनाई थी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर, कौटिल्या अर्थशास्त्र, पनिनीज ग्रामर, वाल्मीकि's रामायण, महाभारत, पुराणा, medieval संस्कृत लिटरेचर, शब्दकोश, जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर। तो ये अलग 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 जितने भी लिटरेचर है, जितने भी अलग अलग हमारे पास किताब है मिथोलॉजी की, या जितनी भी हमारे पास अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, सभी के अंदर जितनी जगहों की बातें की गई है, वो सारा रिलेटेड आपको प्राचीन भारतीय स्थल कोश में मिलेगा। विश्वकोश, विश्वकोश के बारे में यहाँ पे अलग से इंफॉर्मेशन दिया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल यशवंतराव चौहान। तो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे यशवंतराव चौहान, इन्होंने ही जो ऊपर हमने देखा महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, उसका उन्होंने कंपाइल करने का पूरा ऑर्डर्स दिए थे। सो जो विश्वकोश में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, उसका यहाँ पे बात हो रहा है अगेन। इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य Sanskriti Mandal and with a view to enhance the sphere of Marathi language literature. The work was started under the guidance of Tarktirth Lakshman Shastri Joshi. तो इनके अंडर वो काम चालू हुआ था। बहुत ही अजीब से नाम है, स्पेलिंग याद करने की कोशिश करना। It contains knowledge about all possible subjects in the world. It also contains very important एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री। तो इसके अंदर विश्वकोश, जैसे नाम से ही पता पड़ता है विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड, तो सारी एंट्रीज इसके अंदर आपको मिलेगी। भारतीय संस्कृति कोश, तो ये भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संस्कृति कोश टोटल 10 वॉल्यूम्स है इसके। भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी। दीज वॉल्यूम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेरियस एथनिक लिंगुअल ग्रुप्स, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप्स, फेस्टिवल्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो ये ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उसके बारे में अगेन यहाँ पे डिटेल में दिया है। नेक्स्ट है संज्ञा कोश। संज्ञा कोश, देर आर एनसाइक्लो, संज्ञा यानी नाउ, नेम होता है, राइट? देर आर एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी। तो नाम, अलग अलग नाम की डिटेल देता है, वैसा ये कोश है। फॉर इंस्टेंस कोलोनियलिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे टर्मिनोलॉजी, अलग अलग टर्म्स के वहां पे मीनिंग मिलेंगे। सच टेक्स्ट अब वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीचर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए। Schools, college, university teachers of history can find ample opportunities in the field of publications of encyclopedias. Encyclopedias of all types require experts in history. Every subject has a developmental history. Scholars of history can contribute significantly to encyclopedias of various types. तो एकदम सिंपल सा एंड कर रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज में हर टीचर्स को हेल्प हो सकती है एनसाइक्लोपीडिया से, और एनसाइक्लोपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्सपर्ट्स के थ्रू ही हैंडल किया जाता है। एंड उसको और बेटर करने का हमेशा चांस है, हमेशा देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। After studying this textbook, you must have noted
that with specialization in history, one can get access to several career opportunities in various fields. You can choose your future career with the help of information in this textbook. तो एंड में आपको ओवरऑल जो हमने टेक्स्ट बुक में स्टडी किया उसकी वहां पे डिटेल देते हुए बोला कि यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट हिस्ट्री के जानने के बाद आपके दिमाग में अगर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर इंटरेस्ट जागा है कि आपको लगता है कि यार मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूं, मैं इसके अंदर कुछ अपना करियर बना सकता हूं, मे इट बी टूरिज्म, मे इट बी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मे इट बी म्यूजियम क्यूरेटर कलेक्टर, मे इट बी कुछ भी आपको पूरे बुक में आपको जो इंटरेस्ट आया हो वो आप अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, सो ये आपको करियर अपॉर्चुनिटी देता है, आपको गाइडेंस देता है। एंड आई होप आपको हिस्ट्री पढ़ने ओवरऑल जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, हमने सारे टॉपिक्स के, हमने शायद से एक खाली टॉपिक छोड़ा था बीच में क्योंकि आपको इस साल वो नहीं था, 6 चैप्टर था मेरे ख्याल से वो। उसके अलावा हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, हमने सिविक्स पॉलिटिकल साइंस पोर्शन कंप्लीट कर दिया है पूरा। आई होप आपको इंटरेस्ट रहे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे, आप बेटर बेटर लर्न, बेटर नॉलेज गेन करें, ज्यादा इसमें कुछ करें, रिसर्चर बन जाए कल उठ के। यू कैन बी एनीथिंग यू वांट, जस्ट keep your heart and mind to that thing, focus to that thing, and you never know आपको क्या चीज अच्छी लग जाए और क्या चीज में आपका करियर सेट हो जाए। So all the best for that. Hope you like this video. Like करिए, share करिए, subscribe करिए, and thank you so much. Bye. Take care.